इसके अंदर इस वीडियो में मैं चैप्टर 4 में 11th क्लास के में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर समझा रहा हूँ। इसके पहले के जो क्वेश्चन आंसर मैंने पहली वाली वीडियो में दिए हुए हैं क्वेश्चन 14 तक, उसकी लिंक इसमें दी होगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल्दो बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इसमें 3 एटम्स हैं दोनों में। द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज़ बेंट वाइल दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ लीनियर। दोनों में 3 एटम्स हैं पर वाटर मॉलिक्यूल बेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है। एक्सप्लेन दिस ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट। एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है कि एक भी लोन पेयर नहीं है और ये लीनियर है, और इसके जो डाइपोल्स हैं दे आर पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस एंड देयर वैल्यू इज़ क्वाइट सिमिलर। दोनों की वैल्यू सेम है बट दे आर पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर देयर डाइपोल मोमेंट इज़ 0। ठीक है, इनके कार्बन डाइऑक्साइड में डाइपोल मोमेंट 0 है। जब 0 है तो इसका मतलब ये है कि सीधा होगा, सेम लाइन में है। इधर का डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन, डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है, और कार्बन और ऑक्सीजन का इधर वाला ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक तो इधर जा रहा है। तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट विल कैंसिल एज दे आर अपोजिट एंड इक्वल। और दूसरी बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसका मॉलिक्यूल बेंट नहीं है, सीधा है। अब वाटर के अंदर क्या है, वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, तो इसकी वजह से इनका रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से, लोन पेयर की रिपल्शन ज़्यादा होने से वाटर का मॉलिक्यूल बेंट है। अब ये जो बेंट हो गया 104.5 डिग्री का एंगल होता है, तो इसके अंदर डाइपोल मोमेंट होगा, ये इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, तो देयर विल बी ए रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। तो उसकी वजह से इसका जो मॉलिक्यूल है लोन पेयर होने की वजह से इट इज़ बेंट, तो इसके अंदर डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होंगे। बट कार्बन डाइऑक्साइड के केस में एज द मॉलिक्यूल इज़ लीनियर, देयरफॉर एंड द डाइपोल्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन इक्वल वैल्यूज, देयरफॉर द नेट डाइपोल मोमेंट विल बी 0 एंड एज इट डज नॉट हैव लोन पेयर इट विल हैव ए स्ट्रेट, मतलब है लीनियर स्ट्रक्चर। इसके अंदर 2 लोन पेयर हैं वाटर में, तो इसमें बेंट स्ट्रक्चर है। बेंट स्ट्रक्चर की वजह से इसमें डाइपोल मोमेंट होगा, इट विल हैव रिजल्टेंट डाइपोल 1.84 dBA का इसके अंदर डाइपोल मोमेंट होता है। तो इसलिए ये जब बेंट है तो इसके अंदर डाइपोल मोमेंट होगा, तो ये इसका स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड से अलग हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, उसका डाइपोल मोमेंट 0 है। ओके, हटाते हैं इसको क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब 16th क्वेश्चन है, राइट द सिग्निफिकेंस या एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। इसके 2 एप्लीकेशंस हैं, एक तो पता करने के लिए कि बॉन्ड कितना पोलर है, ठीक है, टू फाइंड द पोलैरिटी ऑफ ए बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ ए बॉन्ड। एक्चुअल में अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस होता है तो बॉन्ड ज़्यादा पोलर है। जैसे H और F के बीच में बॉन्ड है वो ज़्यादा पोलर है, HBr का देखा जाए तो बॉन्ड कम पोलर होगा, ये दिस बॉन्ड विल बी पोलर। तो कितना पोलर है, फाइंड आउट द पोलैरिटी ऑफ ए बॉन्ड, उसका पता चलता है हमें डाइपोल मोमेंट से, ठीक है। और नंबर 2 जो है, वेदर द बॉन्ड इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बॉन्ड इज़ आयनिक। जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा डिफरेंस होता है उनके बॉन्ड्स को हम थोड़ा आयनिक मानते हैं। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी, जितना ज़्यादा उनके अंदर, उतना ज़्यादा उनके अंदर आयनिक कैरेक्टर आएगा। तो डाइपोल मोमेंट की हेल्प से हमें बॉन्ड की पोलैरिटी का भी पता चलता है, और डाइपोल मोमेंट की हेल्प से हमें कितना बॉन्ड आयनिक है उसका ये भी पता चल जाता है। क्योंकि डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा तो उसके केस में पोलैरिटी भी ज़्यादा होगी, और उसके केस में आयनिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। बॉन्ड कितना आयनिक है ना, वो भी पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब कह रहा है डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 17th क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। दो एटम्स हैं, उनके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखती है, तो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपने पास खींच पा रही है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी कम है, ठीक है।
हाउ डज़ इट डिफ़र फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में देखा जाता है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक आइसोलेटेड एटम का होता है कैरेक्टरिस्टिक। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an extra electron is taken by an isolated gaseous atom in its ground state। मान लो क्लोरीन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये एक इलेक्ट्रॉन और लेगा, Cl- बन जाएगा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी छोड़ेगा, ये नेगेटिव होगा। इट विल रिलीज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम की कैरेक्टरिस्टिक है। It is the tendency of a isolated gaseous atom to gain an electron and release energy। तो हम कहेंगे electron gain enthalpy is the amount of energy released when an extra electron is gained by an isolated gaseous atom। और electron activity ये जब bonded होता है, तो electron activity is the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself in a covalently bonded atom। ठीक है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है, इन कोवेलेंट बॉन्ड शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इसके कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, अब कह रहा है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। 18th क्वेश्चन में कह रहा है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को समझाना है। एक्चुअल में क्या होता है, जब दो एटम्स जुड़े हों और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है तो उनके बीच का बॉन्ड पोलर हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, इनका बॉन्ड पोलर होगा। हाइड्रोजन क्लोरीन है, हाइड्रोजन ब्रोमीन है, हाइड्रोजन आयोडीन है, इनके सबके बॉन्ड पोलर होंगे। क्यों? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है काफ़ी, फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा है, ये ज़्यादा पोलर होगा, उससे कम पोलर ये, उससे कम पोलर ये, उससे कम पोलर ये। क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड पोलर होगा, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड है, बट क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा है तो उसकी वजह से बॉन्ड पोलर हो जाता है। क्यों होगा? क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ज़्यादा क्लोज होगा, तो ये डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड पोलर हो गया। जब पोलर बॉन्ड होता है तो हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी ओर शिफ्ट हो जाती है, तो उसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और दूसरे वाले पे हल्का पॉजिटिव चार्ज आता है, बॉन्ड पोलर हो जाती है इस तरह से। ठीक है, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती तो बॉन्ड कोवेलेंट होता बट नॉन पोलर होता। बट अभी क्या है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इसलिए बॉन्ड बिकम्स पोलर। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा कोवेलेंट बॉन्ड में तो बॉन्ड विल बी मोर पोलर। तो इसके केस में ज़्यादा पोलर है, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें। हालांकि सब में चारों में कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ओके जी, हटाते हैं इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। हम लोग अब 19th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अरेंज द बॉन्ड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक करेक्टर इन मॉलिक्यूल्स। हम लोग को मालूम है वो बॉन्ड ज़्यादा आयनिक होगा जिनके अंदर एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा। अब देखिए इन दोनों N और N में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो सबसे कम तो इसमें होगा, और आयनिक बॉन्ड उसमें ज़्यादा होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। लिथियम फर्स्ट ग्रुप का है, फ्लोरीन 17th का है, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस इनके बीच में है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा। ठीक है, लिथियम फर्स्ट ग्रुप में है और फ्लोरीन 17th ग्रुप में है, तो सबसे ज़्यादा आयनिक बॉन्ड लिथियम एंड फ्लोरीन का होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो लिथियम फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब पोटेशियम और ऑक्सीजन का क्या है? ऑक्सीजन 16th ग्रुप का है, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है। पोटेशियम की ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी बढ़िया है, और पोटेशियम काफ़ी ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में काफ़ी ज़्यादा होगा। तो सेकंड आ गया K2O। ठीक है, ये N2 वाला तो लास्ट आएगा, क्योंकि ये तो दोनों एटम एक ही जैसे हैं, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना क्या है ही नहीं। SO2 सल्फ़र और ऑक्सीजन दोनों ही 16th ग्रुप के हैं, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों ही 17th के, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, 17th ग्रुप वाले ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो Cl(F3) आ जाएगा, फिर SO2 आ जाएगा, और सबसे कम N2। ठीक है, तो इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर में क्या है, जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उनका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो लिथियम एंड फ्लोरीन, लिथियम फर्स्ट ग्रुप का है, फ्लोरीन 17th का है, तो इनमें डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने से आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। पोटेशियम फर्स्ट का है, ऑक्सीजन 16th का है, इनमें भी डिफरेंस ज़्यादा है, तो ये सेकंड आ गया। क्लोरीन और फ्लोरीन
एक ही 17th ग्रुप के हैं, पर 17th में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस इन दोनों में ज़्यादा है। ऑक्सीजन एंड सल्फ़र 16th के हैं, सेम ग्रुप के हैं, इनमें इससे कम होगा। और नाइट्रोजन तो इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो ये लीस्ट आयनिक कैरेक्टर होगा। ओके, अब आ जाते हैं 20th क्वेश्चन में। 19th क्वेश्चन को हटा देते हैं ताकि यहाँ पे जगह बन जाएगी सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन हमको कह रहा है कि ये स्ट्रक्चर इसने दिया है इथानोइक एसिड का, बट यहाँ पे जो डबल बॉन्ड दिया है, ये कह रहा है ना द स्केलेटल स्ट्रक्चर, स्केलेटन तो ठीक है एज शोन बिलो इज करेक्ट, बट सम ऑफ द बॉन्ड्स आर शोन इनकरेक्टली। यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, तो यहाँ पे गड़बड़ी है। राइट द करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द एसिटिक एसिड। इसका जब करेक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन 3 ऐसे लग गए, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 ही था, तो बॉन्डिंग एक सिंगल बॉन्ड हो गई इसकी। और कार्बन के पास 4 होते तो 3, तो ये बॉन्डेड हो गए, एक इधर बॉन्डेड हो गया ऑक्सीजन के कार्बन के साथ। अब फिर कार्बन के पास 4 थे, एक इधर बॉन्ड हो गया, एक इधर बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन के साथ। इधर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन की, क्योंकि वैलेंसी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही रहेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड हो गए। कार्बन के 4 थे, 4 के 4 बॉन्डेड हो गए। ऑक्सीजन के पास 6 थे, इधर एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हो गया, एक इधर कार्बन के साथ, तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बच गए। तो ये स्ट्रक्चर आएगा, दिस विल बी द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड। और ये स्केलेटन स्ट्रक्चर तो ठीक था, ऐसे ही था, बट डबल बॉन्ड यहाँ जो लगाया था ये गलत था, इसलिए इसको ठीक करके लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। इज इट ओके? इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन गया। हटा दे 20th हटा देते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन 21 हम लोग करते हैं। अपार्ट फ्रॉम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अनदर पॉसिबल ज्योमेट्री फॉर CH4 इज स्क्वायर प्लेनर with the 4 hydrogen atoms at the corners of the square and the carbon atom at its center. Explain why CH4 is not square planar. ये कह रहा है कि CH4 का स्ट्रक्चर जो होता है टेट्राहेड्रल है, ऐसे होता है, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल है। स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं है? ऐसे कार्बन बीच में हो और 4 हाइड्रोजन ऐसे लगे हो, ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। स्क्वायर प्लेनर एक्चुअली क्या है, स्क्वायर प्लेनर में एंगल 90 डिग्रीज़ का होगा और टेट्राहेड्रल में एंगल है 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, तो एंगल यहाँ पे ज़्यादा है, टेट्राहेड्रल में एंगल ज़्यादा है। स्क्वायर प्लेनर में एंगल इनके बीच में सारे 90 डिग्रीज़ के होंगे। हमें मालूम है व्हेन द एंगल इज़ स्मॉल देन द रिपल्शन बिटवीन द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर। इसमें जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एंगल आ रहा है 90 डिग्रीज़ का आ रहा है, तो रिपल्शन विल बी मोर, स्टेबिलिटी विल बी लेस। और इसमें जब हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ले रहे हैं तो सारों के बीच में एंगल जो है हर एक के बीच में 109 डिग्रीज 28 मिनट्स का आ रहा है, तो एंगल इज़ लार्जर, देयरफॉर रिपल्शन विल बी लेस एंड स्टेबिलिटी विल बी मोर। जब एंगल ज़्यादा होता है तो रिपल्शन कम होता है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जो वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, यही कहती है कि द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज दे आर नेगेटिवली चार्ज दे ट्राई टू बी एट मैक्सिमम एंगल सो दैट द रिपल्शन इज़ मिनिमम एंड स्टेबिलिटी इज़ मोर। तो CH4 स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में एंगल जो होगा 90 डिग्रीज़ के होंगे सारे, तो रिपल्शन बिटवीन दी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर, हैंस इट विल बी लेस स्टेबल। बट टेट्राहेड्रल में एंगल इज़ 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, जब एंगल ज़्यादा होगा तो रिपल्शन विल बी लेस, स्टेबिलिटी विल बी मोर, देयरफॉर मीथेन विल हैव टेट्राहेड्रल। जिस स्ट्रक्चर में मोस्ट स्टेबल होगा वही स्ट्रक्चर मिलेगा, इसलिए मीथेन का स्ट्रक्चर CH4 का स्ट्रक्चर जो होगा टेट्राहेड्रल होगा एंड नॉट स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि वाई BeH2 मॉलिक्यूल हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट। BeH2 मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों है? ऑल्दो बेरिलियम हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर है, एक्चुअल में BeH2 मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल लीनियर है, ठीक है। अब जो डाइपोल मोमेंट्स हैं इनके अपोजिट डायरेक्शन में, अब जब डाइपोल मोमेंट्स जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो देयरफॉर द डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। तो इसमें आपको ये कहना है although beryllium hydrogen bond is polar, but as the BeH2 molecule has a linear structure and the dipoles are acting in opposite direction and they are equal in value,
therefore they will cancel out, hence the net dipole moment will be 0. इनके डाइपोल्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं और इक्वल हैं अमाउंट में और लीनियर हैं, तो दे विल कैंसिल आउट, हैंस द डाइपोल मोमेंट विल बी 0. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23rd क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हायर डाइपोल मोमेंट एंड वाई. अमोनिया में और NF3 में. ये अमोनिया है, स्ट्रक्चर दोनों का सेम होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, और ये लोन पेयर है इस पे नाइट्रोजन पे, ये फ्लोरीन आ गया. एक्चुअल में क्या है कि नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तीनों का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में और लोन पेयर का भी ऊपर होगा, तो सारे डाइपोल मोमेंट्स आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा. इसमें नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इसका भी डाइपोल मोमेंट इधर होगा, और पर लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट ऊपर होगा, तो थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट विल बी लेस, क्योंकि एक ऊपर को पॉइंट कर रहा है और ये तीन इस तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो इसके केस में नेट डाइपोल मोमेंट विल बी लेस. अमोनिया में ऑल द डाइपोल मोमेंट्स आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, सो द नेट डाइपोल मोमेंट विल बी मोर. इसलिए अमोनिया हैज़ हायर डाइपोल मोमेंट देन NF3 बिकॉज इन अमोनिया ऑल द डाइपोल मोमेंट्स आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, whereas in NF3 some dipole moments are pointing in one direction, the other is pointing in the other, therefore the net dipole moment will be lesser. इसलिए अमोनिया का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा. ओके, तो हटा देता हूँ इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे. 24th क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज़ मेंट बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स? डिस्क्राइब द शेप्स ऑफ sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. हाइब्रिडाइजेशन इज़ द फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, atomic orbitals of slightly different energies to form new orbitals of equivalent energy and similar shapes. ठीक है, these new orbitals formed are known as hybrid orbitals and the phenomena is known as hybridization. Hybridization is the phenomena of intermixing of atomic orbitals of slightly different energies to form new orbitals of equivalent energy and similar shapes. ठीक है, the new orbitals formed are known as hybrid orbitals and this phenomena is known as hybridization. अब describe the shapes of sp, sp2 and sp3 hybrid orbitals कह रहा है. sp ऑर्बिटल में एक s का और एक p का ऑर्बिटल है. एक s का ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, p डम्बल शेप्ड होता है. इन दोनों की जब इंटरमिक्सिंग होगी तो दो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे हाइब्रिडाइज्ड. हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक बड़ा लोब होता है और एक छोटा लोब होता है. एक बड़ा लोब होता है और एक छोटा लोब होता है. ठीक है, तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा. ठीक है, एक s का और एक p का ऑर्बिटल जब इंटरमिक्सिंग करेंगे तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेगा, जैसे BeF2 में होता है. अब BeF2 में अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और अगर फ्लोरीन के साथ इसकी बॉन्डिंग दिखाई जाए तो कुछ स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, इस तरह से. फ्लोरीन इसके ऊपर यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा, ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है. ठीक है, तो ये बेरिलियम है, ये फ्लोरीन हो गया. इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा. अब जब sp2 की बात करेंगे तो एक s का और दो p के ऑर्बिटल्स होंगे. मान लीजिए एक ऐसे हो जाता है, px ले लो, एक py ले लो. एक s का और एक दो p के, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में तीन नए ऑर्बिटल्स बनेंगे. जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करते हैं उतने इंटरमिक्सिंग होगी, उतने ही नए बनेंगे. तो तीन नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे. तो इसको हम शेप ऐसे भी बना सकते हैं. 120 के एंगल पे आएगा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. अब sp2 में मान लो BF3 का स्ट्रक्चर देखें तो फ्लोरीन, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पूछा है हमें क्वेश्चन में, तो वो तो हमारा बन गया. ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2. अगर इसको BF3 का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा इसके ऊपर, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के ऊपर ये फ्लोरीन का आ जाएगा. ठीक है ना, और ये बोरॉन का हो गया, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया. ठीक है, अब अगर हमसे पूछा जाए कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना है तो sp3 हाइब्रिड में एक s का और तीन p के ले लेते हैं. ठीक है, pz ऑर्बिटल. तो चार ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो चार नए ऑर्बिटल बन जाएंगे. वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, ऐसे बना सकते हैं. एक इधर बना दिया, एक इधर, एक इधर और एक इधर. तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया.
ये टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का मीथेन में आता है, तो मीथेन के केस में क्या होगा, इसको यहाँ पे बना देता हूँ मैं मीथेन वाले को। मीथेन वाले में CH4 में ये इसका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, 4 हाइड्रोजन ऐसे आ जाएंगे। ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। हाइब्रिड ऑर्बिटल तो ये हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। ये मीथेन का हो गया, ये कार्बन है, ये 4 हाइड्रोजन लग गए, ठीक है। तो इस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल देखते हैं, sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, हटा देते हैं इसको पूरे को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हटाते हैं। 25th क्वेश्चन में कह रहा है डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन इफ एनी ऑफ एल्युमिनियम एटम इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 है। अब p में तो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो px में 1 है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे एल्युमिनियम में 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और यहाँ पे 4 बॉन्ड्स बने हैं, तो sp3 हो गया, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे 3 हैं एल्युमिनियम के ऊपर, इस तरह से हम दिखा सकते हैं, एक इधर लगा है, एक इधर लगा है, एक इधर लिखा है, तो सिग्मा बॉन्ड्स 3 हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें एक s का ऑर्बिटल है, ठीक है, एक s का ऑर्बिटल है और 2 p के हैं, तो इसका क्या होता है, एक्साइटेड, ये ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एल्युमिनियम के एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला जाएगा, 1s2 2s2 ऐसे ही रहेगा, 2p6 अंदर वाले ऐसे ही रहेंगे, 3s1 3px1 3py1, एक s का निकल के y में आ गया। अब इनमें हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक s का और 2 p के, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, तो ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर इसका होगा। बट जब Cl- इसके साथ आ जाएगा तो इसके मतलब क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, तो उसके केस में क्या होगा, जो इसके पास 3pz खाली पड़ा था, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो Cl- है वो अपना इलेक्ट्रॉन इसमें रख देगा, तो इसमें sp3 हाइब्रिड। तो इसने पूछा क्या, डिस्क्राइब द चेंज। चेंज क्या है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी, कैसे पता चला, 3 सिग्मा बॉन्ड थे, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4, AlCl4 में 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3, ठीक है। तो एल्युमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 चेंज हो रही है, ये इसने पूछा था। इस रिएक्शन में इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है, येस इट इज़ चेंजिंग फ्रॉम sp2 टू sp3। तो हमने कैसे समझाया कि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 है, 4 होंगे तो sp3, 2 होते हैं तो sp, ठीक है। अब एल्युमिनियम की ग्राउंड स्टेट में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3p में 1 इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेड में अगर आएगा तो s का 1 इलेक्ट्रॉन x3y में आ जाएगा, बट 3pz फिर भी खाली है, तो Cl- जब अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देगा तो 4 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ये इसके अंदर मैकेनिज्म है। तो आप ये कह सकते हैं कि sp2 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन एल्युमिनियम की चेंज होती है इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 क्वेश्चन कह रहा है कि इज़ देयर एनी चेंज, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन के चेंज की बात कर रहा है। क्वेश्चन को समझ लेते हैं ठीक से। क्वेश्चन कह रहा है इज़ देयर एनी चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एंड नाइट्रोजन एटम्स एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन। बोरॉन में Bf3 है, ठीक है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp2। और नाइट्रोजन के अंदर एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। एक 3 तो ये होगा और एक लोन पेयर भी है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब यहाँ पे जब Bf3 के साथ लोन पेयर नाइट्रोजन का Bf3 पे आ जाता है, तो एक बॉन्ड और बन जाता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, तो नाइट्रोजन के 1 2 3 4 सिग्मा हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई। और बोरॉन के ऊपर भी 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई। तो हम क्या कहेंगे, इज़ देयर एनी चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एंड नाइट्रोजन, येस, बोरॉन चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3, और नाइट्रोजन की पहले भी sp3 थी और बाद में भी sp3 रहेगी।
So there is no change in the hybridization of nitrogen. It remains sp. In the earlier also it was sp3 and after the reaction also it will be sp3. बट बोरॉन की जो हाइब्रिडाइजेशन पहले sp2 थी, बाद में sp3 हो गई. तो ये इस रिएक्शन के अंदर चेंजेस आए हैं. ओके, तो मैंने आपको 26 क्वेश्चन तक समझा दिया है. ठीक है, आपको एक क्वेश्चन उसमें लिखना है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है कि जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है उसका शेप क्या होगा. sp3d हाइब्रिडाइजेशन, किसी कंपाउंड का अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो उसका शेप क्या होगा. ठीक है, मेरी वीडियोस को आप लाइक करिए और शेयर भी करिए ताकि और बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने का. तो मैंने आपको 26 क्वेश्चन तक यहाँ करके दिखा दिए. मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर पहले के क्वेश्चंस किए और इसमें 26 का. तो पहले वाले के इसके अंदर लिंक दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ठीक है, बचे क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बनाऊँगा. ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू.